फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ भारतीय इतिहास की ये हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी पैट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये हिस्ट्री आपकी आती है। तो ये आज से मेरी टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट होती है। तो मैं आपको रोज़ टॉपिक वाइज हिस्ट्री पढ़ाया करूँगी। जैसे आपकी भारतीय इतिहास हो गया, ब्राह्मण साहित्य है, वेद, सामवेद, ये सब मैं आपको आज से शुरू कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है जो प्राचीनतम ग्रंथ है? वो है आपका वेद। वेद आपके सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद आपका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनका संकलनकर्ता किसको माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता जो माना जाता है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। जो वेद का संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, वेद। वेद आपके सबसे प्राचीनतम ग्रंथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है? कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, और 1028 इसमें क्या है? इसमें सूक्त हैं। क्या है? 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। और जो ये वेद पढ़ते हैं उन ऋषि को क्या कहा जाता है? उन ऋषि को कहा जाता है होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है उन ऋषियों को जो ऋग्वेद पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है? कौन सा मंडल है जिसमें सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो वो है आपका तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? कौन से देवता का? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो वो है आपके 9वें मंडल में। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और जो ये, और अगर आप कहेंगे कि 10वें मंडल में किसका? चतुर्वर्णीय चतुर्वर्णीय का उल्लेख किया गया है आपके 10वें मंडल में। और ये ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी, 9वें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वेद को कर्मकांडीय वेद? कौन सा वेद कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? वो उनमें से कौन सा वेद है? तो वो है आपका यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब कर्मकांडीय वेद यूँ कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ के जो नियम होते हैं, यज्ञ के नियम या विधान, कुछ भी कह सकते हैं, उसका संकलन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। इसी कारण से कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और
शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल जो यजुर्वेद है वो केवल पद में है, और जो कृष्ण है वो आपका गद्य और पद दोनों में है। शुक्ल आपका केवल शुक्ल पक्ष, शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल आपका पद में है। मैं आपको दोबारा से एक बार वैसे बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। शुक्ल केवल आपका पद में है, पर जो आपका कृष्ण है वो आपका गद्य में भी है और पद में भी है। और किसके पार्ट हैं? ये आपके यजुर्वेद के पार्ट है, शुक्ल और कृष्ण। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद, जिसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ के विधानों और नियमों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है? कौन सा वेद है? वो आपका यजुर्वेद ही है। यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और जो यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करते हैं वो पुरोहित, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अथर्वयु। अथर्वयु कहते हैं जो पुरोहित यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो इसका आंसर आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से वेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है और इस ग्रंथ में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? कौन सा वेद है? वो है आपका सामवेद। कौन सा? सामवेद से आपके भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। सामवेद में आपके भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें कितनी ऋचाएँ? इसमें 1875 इसमें ऋचाएँ हैं। लेकिन जो 99 ऋचाएँ हैं वो सामवेद की हैं। बाकी की जो ऋचाएँ हैं वो किसकी हैं? वो ऋग्वेद से ली गई हैं। जो बाकी की ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। अब आते हैं कि सामवेद के जो मंत्र गाता है उसको क्या कहा जाता है? वो कहलाता है उद्गाता। क्या? उद्गाता। तो मैंने आपको ऋग्वेद का भी बताया, यजुर्वेद का भी बताया, अब सामवेद का भी बताया, उद्गाता उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सामवेद, और इसमें 1875 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वेद की रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी? कौन सा वेद है? वो है आपका कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे अथर्वागिरस मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको धर्म, रोग निवारण, ये आपको विषय मिलेंगे। तंत्र मंत्र ये सब आपको विषय मिलेंगे किसमें? अथर्ववेद में। अब आते हैं कि इसको जो गाता है अथर्ववेद के जो मंत्र गाता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ब्रह्मा। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ब्रह्मा। वही मैंने आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों के आपको बता दिया है कि तीनों में आपकी कितनी ऋचाएँ हैं, तीनों में कौन कौन से विषय, चारों में कौन कौन से विषय होते हैं, जो चारों के मंत्र पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो कौन सी वेद की रचना की थी? अथर्ववेद की रचना की थी, अथर्वा और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें आपके धर्म, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन विषयों का वर्णन किया गया है। और जो इनके मंत्र को गाते हैं उन्हें कहते हैं ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई थी? कितने वेदांगों की रचना की गई?
6 वेदांगों की रचना की गई थी। कितने वेदांगों की? 6 वेदांगों की रचना की गई थी। सबसे पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और छंद। ऐसे करके इन 6 वेदांगों की रचना की गई थी। 6 वेदांगों की रचना की गई थी। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो इसका आंसर है 6 वेदांगों की रचना की गई थी वेदों को भली भांति समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण तथा महाभारत नामक महाकाव्य की रचना किन महर्षियों द्वारा की गई थी? तो अब क्या आते हैं, अब हम आते हैं महाकाव्य पे। पहले अब हम आ गए वेद पे, फिर वेदांग पे, अब हम आते हैं महाकाव्य पे। तो जो आपकी रामायण की जो रचना की गई थी वो की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रामायण नामक महाकाव्य की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, और जो महाभारत की रचना की थी वो रचना की थी महर्षि वेद व्यास जी ने। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने और महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है, सबसे प्रामाणिक है और ये किस वंश से संबंधित है? तो जो पुराण है, कौन से पुराण सबसे प्राचीन है, वो है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, सबसे प्रामाणिक है। और ये किस वंश से संबंधित है? ये आपका संबंधित है सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से संबंधित है आपका मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या वैसे कितनी है? पुराणों की संख्या है आपकी 18। ये मैं आपको एडिशन में बता रही हूँ कि आपकी जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। लेकिन सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। और जो पुराणों की महत्ता है वो किसके कारण है? वो वंशावलियों के कारण ही है। मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। इसका आंसर है आपका मत्स्य एवं सातवाहन। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मेरी वीडियो कैसी आपको ऐसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स अपनी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकें। क्योंकि मैं आपको शुरू से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि अभी भी टाइम है, अगर आप अभी भी अपनी तैयारी में लग गए इलाहाबाद हाई कोर्ट की या फिर और कोई सी भी, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई वीडियोस नए टॉपिक्स पे आती रहती हूँ। तो मेरे मोटिवेशन लेवल को थोड़ा और बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। या फिर आपको कोई और सेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में या मैं टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके लिए वो सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।